हेलो एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है स्टेप्स ऑफ रिसर्च, जिसमें हम 3 फेजेस को कवर करेंगे जिसके द्वारा आप आपकी रिसर्च को कंप्लीट कर सकते हैं। ये टॉपिक यूजीसी नेट लॉ यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड से लिया गया है। जब भी किसी साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो इसके अंदर काफ़ी सारी स्टेप्स होती हैं जिन्हें फॉलो किया जाना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो प्रॉब्लम है उसको क्लियरली स्टेट करना ज़रूरी हो जाता है और जितने भी अजम्पशंस हैं उनको सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। उसके बाद एक मैथमेटिकल प्रोसीजर को अपनाया जाता है। प्रोसीजर और टेक्निक को सीखने के लिए टेक्स्ट बुक्स और आर्टिकल्स का सहारा लिया जाता है। उसके बाद रिजल्ट को इंटरप्रेट किया जाता है कि वो आपके डिसीजन तक पहुंच सके। इन सभी बातों के लिए एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ सिचुएशन को समझने की आवश्यकता होती है। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस, इस टॉपिक को अलग अलग राइटर्स ने कवर किया है। अब कुछ राइटर्स ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर 7 स्टेप्स होती है रिसर्च के लिए, और कुछ राइटर्स का मानना ये भी है कि यहाँ पे 10 स्टेप्स होती हैं रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए। पर ये आप पे निर्भर करता है कि रिसर्च के दौरान आप किस तरह उसके अलग अलग फेसेस को अचीव करते हैं। हम रिसर्च के फेसेस को 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। फेज 1 जिसमें हम रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। फेज 2 जिसमें हम प्लान करते हैं कि हम रिसर्च स्टडी किस तरह से करेंगे और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करेंगे। फेज 3 जिसमें हम रिसर्च और रिसर्च रिपोर्ट को कंडक्ट करते हैं। फेज 1 रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। फेज 1 की स्टेप 1 होती है फॉर्मुलेट अ रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको आपकी रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना ज़रूरी हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए कि इस रिसर्च के बाद आप क्या अचीव करना चाह रहे हो। ये रिसर्च की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है। यहाँ पर आपके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप समझ लें कि आप क्या ढूंढने जा रहे हैं। आपकी फर्स्ट स्टेप पे ही निर्धारित रहेगा कि आगे की आपकी स्टेप्स क्या होने वाली हैं। तो जो कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आपको सबसे ज़्यादा टाइम इस स्टेप पर देना चाहिए और सोच समझकर ये निर्णय लेना चाहिए कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या होगी। ऐसे टाइम पर अगर आप लिटरेचर को रिव्यू करते हो तो आपकी मदद हो सकती है। अगर आप आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड लिटरेचर को रिव्यू करते हैं तो ये आपकी मदद करेगा सब्जेक्ट को बेटर समझने में। जितना अच्छी तरीके से आप अपने सब्जेक्ट को समझेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए आपकी रिसर्च प्रॉब्लम को कॉन्सेप्चुलाइज करने में क्लियरली और प्रिसाइसली। अगर आप लिटरेचर को अच्छी तरह से स्टडी करते हैं तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि आपके रिसर्च प्रॉब्लम में और जो पूरा नॉलेज हमारे पास में अवेलेबल है, इन दोनों ही चीज़ों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अगर आप आपकी रिसर्च प्रॉब्लम को क्लियरली फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं तो आपको गाइड या फिर सुपरवाइज़र से सहायता लेनी चाहिए। फेज़ 2 प्लानिंग फॉर रिसर्च स्टडी एंड इंस्ट्रूमेंट। फेज़ 2 में ही स्टेप 2 आती है। स्टेप 2 इज़ कॉन्सेप्चुलाइजिंग अ रिसर्च डिज़ाइन। एक बार जब आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि नॉलेज गैप कहाँ पर है और आपको कौन सी मेथड का इस्तेमाल करना है, क्या स्ट्रेटजी होगी और आपको कितना समय लगेगा इस रिसर्च को पूरा करने में। रिसर्च डिज़ाइन और रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इसे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। लिंक आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी। अगर आप आपकी रिसर्च प्रॉब्लम के लिए जो रिसर्च डिज़ाइन चूज़ करते हैं वो फॉल्टी है तो फिर ये डिज़ाइन आपको मिसलीड करेगी। तो इसलिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि आप सही रिसर्च डिज़ाइन को चूज़ करें जो कि आपको परमिट करे एक एक्यूरेट प्रिडिक्शन और जो आपकी रिसर्च है वो आपके डिसाइडेड टाइम में ख़त्म हो पाए। जब आप आपकी रिसर्च डिज़ाइन को चूज़ कर रहे होते हैं तो आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए, आपके पास में वजह होनी चाहिए कि आप उस पर्टिकुलर डिज़ाइन को क्यों चूज़ कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिसर्च डिज़ाइन की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है और उसकी लिमिटेशंस क्या है। स्टेप 3 कंस्ट्रक्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डेटा कलेक्शन। जब आप एक बार फाइनलाइज कर लेते हैं कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या होगी, रिसर्च डिज़ाइन क्या होगी, अब आप इस पे काम करना शुरू करते हैं। अब आपको यहाँ पर डेटा कलेक्ट करना होगा आपकी रिसर्च से रिलेटेड।
यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडी के लिए किस प्रकार की इंफॉर्मेशन ज़रूरी है। आप जिन भी इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ये बात आपको मेक श्योर करनी चाहिए कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो वैलिड हो और रिलायबल हो। स्टेप 4, सिलेक्टिंग अ सैम्पलिंग डिज़ाइन। ये एक और क्रूशियल स्टेप है आपके रिसर्च की कि अब आप यहाँ पर चूज़ करने जा रहे हैं आपकी सैम्पलिंग डिज़ाइन को। यहाँ पर 3 टाइप की सैम्पलिंग डिज़ाइंस होती है, रैंडम या फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन, नॉन रैंडम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन और मिक्स्ड सैम्पलिंग डिज़ाइन। अब आप जब अपनी सैम्पलिंग डिज़ाइन को चूज़ करने जा रहे हैं तो आपको आपकी सैम्पलिंग डिज़ाइन की कंपैटिबिलिटी देखनी चाहिए आपकी रिसर्च के साथ में, कि आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसे कौन सी सैम्पलिंग डिज़ाइन सूट करेगी। स्टेप 5, राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल। एक बार जब आप प्रिपरेशन को ख़त्म कर चुके होते हैं और ऊपर वाली चारों स्टेप्स हो चुकी होती हैं, उसके बाद अब आप तैयार हैं कि आप सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ करें। आपने जो भी मटेरियल इकट्ठा किया है, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, अब आपको सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ करना है। ये जो डेटा कलेक्शन है, ये आपको आपके रिसर्च स्टडी के बारे में एडुक्वेट इन्फॉर्मेशन देगा और साथ ही फिर आप इसको टैली कर सकते हैं अपने रिसर्च सुपरवाइज़र के साथ में। यूनिवर्सिटीज़ और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस अलग अलग रिक्वायरमेंट्स रखते हैं कि आपकी स्टाइल और कंटेंट किस तरह का होना चाहिए रिसर्च प्रपोजल के लिए। अलग अलग सुपरवाइजर्स आपको अलग अलग बातें सजेस्ट करेंगे, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस आपको अलग अलग बातें बताएंगे कि उनको किस तरह से, किस फॉर्मेट में, किस स्टाइल में आपका रिसर्च प्रपोजल चाहिए। आपके रिसर्च प्रपोजल में कुछ बातें होनी ही चाहिए और वो बातें हैं आपके स्टडी का ऑब्जेक्टिव, लिस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अगर आप कोई टेस्ट कर रहे हैं, आपकी स्टडी डिज़ाइन जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स जो कि आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं, आपके सैम्पल साइज़ और सैम्पलिंग डिज़ाइन पर इंफॉर्मेशन, आपका जो डेटा प्रोसेसिंग प्रोसीजर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, आपकी स्टडी की प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस और आप कितने टाइम फ्रेम में अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर रहे हैं। ये सारी ही बात आपके रिसर्च प्रपोजल में मौजूद होनी चाहिए। फेज़ 3, कंडक्टिंग रिसर्च एंड रिसर्च रिपोर्ट। फेज़ 3 में आपकी स्टेप 6 आती है, कलेक्टिंग डेटा। रिसर्च डिज़ाइन के पार्ट में आपने ये डिसाइड किया था कि आप कौन सा प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे जिससे आप अपने डेटा को कलेक्ट करेंगे। इस फेज़ में आपको कलेक्शन स्टार्ट करना है अपने डेटा का। अब आप अपने डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं इंटरव्यूज़ के द्वारा, क्वेश्चनर के द्वारा, ग्रुप डिस्कशन के द्वारा या फिर सर्वे के द्वारा। ये आप कैसे तय करेंगे कि आप इन चारों में से किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, इन चारों में से आप किस तरीके का इस्तेमाल करेंगे, ये डिपेंड करता है आपके सैम्पल पे और स्टडी डिज़ाइन पे। ऐसा नहीं है कि आप इन चारों में से किसी एक ही मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो एक से ज़्यादा भी मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये डिपेंड करेगा कि आपकी स्टडी डिज़ाइन कैसी है, उसके बेसिस पे ही आप किसी एक तरीके को चूज़ कर सकते हैं। स्टेप 7, प्रोसेसिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा। अब आपने जो डेटा कलेक्ट कर लिया है उसको प्रोसेस करने की आवश्यकता है। अब आप अपने डेटा को एनालाइज करेंगे। अब यहाँ बात ये आती है कि एनालिसिस करने के भी बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। आप इसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रॉस टेबुलेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि रिग्रेशन एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस या फिर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब यहाँ पर आप अपने डेटा को एनालाइज करेंगे और इस बारे में सोचेंगे कि आप अपने डेटा को किस तरह से प्रेजेंट करने जा रहे हैं। स्टेप 8, राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। यूनिवर्सिटीज़ और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस अलग अलग रिक्वायरमेंट्स अपनी तय करते हैं कि उनको किस स्टाइल में आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो चाहिए। पर जब बात आती है रिसर्च रिपोर्ट की, यहाँ पे 2 ब्रॉड कैटेगरीज मेंशन्ड हैं। आप आपकी रिसर्च रिपोर्ट को क्वांटिटेटिव रख सकते हैं या फिर क्वालिटेटिव रख सकते हैं। रिपोर्ट राइटिंग आखिरी स्टेप होती है रिसर्च की और सारी स्टेप्स में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्टेप भी यही होती है। ये जो आपकी रिपोर्ट है यही दुनिया को इस बारे में इन्फॉर्म करेगी कि आपने क्या रिसर्च की है, आपने क्या डिस्कवर किया है, आपने क्या कंक्लूड किया है अपने रिसर्च के द्वारा। अगर आप पूरी प्रोसेस के दौरान क्लियर थे तो यहाँ पर आप फ्रेम कर पाएंगे रिसर्च रिपोर्ट को एक एकेडमिक स्टाइल में।
यहाँ पर आप अपनी रिसर्च को डिवाइड करेंगे चैप्टर्स में या फिर सेक्शंस में उनकी थीम के अनुसार। एक बार जब आप अपनी रिसर्च रिपोर्ट को बना चुके होते हैं और उसे चैप्टर वाइज अरेंज कर चुके होते हैं, तब आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है।